स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले चुनाव में मैंने आपसे 2-3 वायदे किए थे। हर भाषण में मैं कहता था कि हमारी सरकार आएगी तो 2-3 काम पक्के होंगे, गारंटी करके होंगे। सबसे बड़ा काम किसानों का कर्जा माफ। वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय बीजेपी के सब नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है। हमने यह भी कहा था कि 2,500 रुपए प्रति क्विंटल किसान को धान के लिए रेट मिलेगा। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ऐसा तो किया नहीं जा सकता, कांग्रेस ऐसे ही कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने वायदे किए थे पूरे हुए? कोई यहां पे कह सकता है कि नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं 2,500 रुपए के लिए हमें धान के लिए नहीं मिलता? कोई कह सकता है यहां पे? कोई नहीं कह सकता। क्यों? जो हम स्टेट से, जो मैं स्टेट से कहता हूं, मैं करके दिखाता हूं। मैं आपका मेरा 2-3 महीने का रिश्ता तो है नहीं। आपका रिश्ता, मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है। आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की याद करते हो, तो मेरा रिश्ता आपके साथ जो है वो गहरा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं यहां आके आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था। कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। कर दिया? भैया बाद में कीजिए। किसी के बैंक अकाउंट पे नहीं आया। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा। मिट गया? कहा था किसानों का, किसान बिल से फायदा होगा। किसानों ने स्वयं बिल को रद्द कर दिया। देश के सारे किसान खड़े होकर कहते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए ये बिल। तो आप जानते हो सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। हम वहां नहीं रुके। हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आस्ते 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 बढ़ता गया। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, हमने अनाउंस किया है कि 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। लिख लो, रख लो। 5 साल मैंने 2,500 कहा था, अब मैं कह रहा हूं 3,200 से शुरुआत होगी। शुरुआत मतलब 3,200 से शुरुआत होगी और उसके बाद यह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितनी जरूरत किसान को होगी, जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखना वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 2,500। कांग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको? 4,000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4,000 रुपए नहीं, 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। लिख के रख लीजिए आप। 4,000 रुपए का आपको हर साल बोनस मिलेगा। ₹23,000 करोड़ हमने किसान न्याय योजना में आपको दिया। आपने मांगा नहीं। हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे, और हमने कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब बीजेपी की सरकार यहां थी, कर्जा माफ किया उन्होंने? धान के लिए सही रेट दिया क्या? तेंदुपत्ता के लिए सही रेट दिया? बोनस दिया? मुफ्त में बिजली दी? तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ होगा। पिछली बार हमने कहा था बिजली बिल हाफ, इस बार जो 200 यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, कभी कभी ये जो आंकड़े होते हैं इनकी गहराई नहीं समझ आती। हमने कहा 200 यूनिट माफ, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार बिजली के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। केजी टू पीजी आपने सुना है? ये क्या है ये केजी टू पीजी? हिंदुस्तान का पहला स्टेट होगा जहां पे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। बीजेपी क्या करती है? सारे के सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर देती है, कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर देती है, अस्पताल प्राइवेटाइज कर देती है। आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, सुना आपने? आदिवासी को ये लोग वनवासी क्यों कहते हैं? मुझे बताओ, कोई बता सकता है? वनवासी शब्द में और आदिवासी शब्द में क्या फर्क है? हाँ? और वनवासी जंगल में रहने वाले। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी, आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। सबसे पहले जल, जमीन, जंगल के मालिक आदिवासी थे।
भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द के अंदर आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। यह इनकी सोच है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको वनवासी कहते हैं ना? जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है ना? तो जब 15-20 साल में जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? सड़कों पे भीख मांगेंगे। सड़कों पे भीख मांगेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं देखो, आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब दें हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। क्यों चाहते हैं मैं बता देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में रहना है, छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ी बोलिए। यूपी में जाना हो, बिहार में जाना हो, दिल्ली में जाना हो काम करने के लिए, हिंदी बोलिए। विदेश जाना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़िए। वो कहते हैं भैया हिंदी पढ़ो बाकी सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कंपटीशन ना आ जाए। बाहर से कोई आता है, अमेरिका से कोई व्यापारी आता है, बिजनेसमैन आता है, आपके बच्चे उससे बात ही ना कर पाए, वो आपको नौकरी ना दे पाए। इसलिए वो आपसे कहते हैं आप वनवासी हो, आप बड़े सपने मत देखो, अंग्रेजी मत पढ़ो। और हम कहते हैं आप वनवासी नहीं हो, यह शब्द आपका अपमान है। आप आदिवासी हो, आपको सबसे बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। पूरा करने में हम मदद करेंगे आपकी। यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जाति नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो?
और अगर एक जात गरीब है तो अमीर कौन है? अमीर में कोई जात ही नहीं है, सिर्फ एक जात है हिंदुस्तान में, वो है गरीब। आपने चुनाव जीत लिया, रोज हवाई जहाज में उड़ते हो, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो, हर रोज नया सूट पहनते हैं मोदी जी। आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को 2 बार एक कपड़ा पहनते हुए? कभी देखा आपने कि मोदी जी ने एक कपड़ा 2 दिन के लिए पहन लिया? कभी देखा? एक दिन में 3, 4, 5 कपड़े पहनते हैं मोदी जी। तो आपने चुनाव जीत लिया, करोड़ों के सूट पहन रहे हो, मगर जब ओबीसी को आपकी जरूरत पड़ी, ओबीसी युवाओं को आपकी जरूरत पड़ी जाति जनगणना कराने में, तो आप कहते हो एक ही जात है, गरीब, ओबीसी तो है ही नहीं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। उनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, आईएएस के अफसर हैं। और ये 90 लोग हिंदुस्तान का पूरा पैसा जो है उसको बांटते हैं। मनरेगा में कितना जाएगा, सेना को कितना मिलेगा, सड़क बनाने में कितना पैसा जाएगा, अस्पतालों में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक आंकड़ा रखा, मैंने कहा कि देखिए 90 लोग में से ओबीसी कितने हैं? भाइयों और बहनों, इन 90 लोगों में से ये कितने हैं भाई? तो उठा के दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ, ये देखो 90 में से 3। मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं, 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं। जब मदद करने का समय आता है कहते हैं भैया ओबीसी जाति नहीं है। और जो अफसर 90 अफसर इस देश को चलाते हैं, बजट का हर पैसा बांटते हैं, उसमें से 3 ओबीसी के हैं। अच्छा भैया, आपने पहला सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जो ओबीसी अफसर हैं, हिंदुस्तान के बजट का कितना प्रतिशत निर्णय लेते हैं? 5%। मतलब 90 में से 3 ओबीसी। और अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी जात के लोग लेते हैं। अच्छा, आदिवासियों की बात करते हैं। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं, ना 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, सॉरी। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी की आबादी 5% है? आदिवासी की आबादी 0.1% है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा देश जानता है कि ओबीसी की आबादी कुछ भी होगी 5% तो नहीं है। और पूरा देश जानता है कि आदिवासी की आबादी कुछ भी होगी मगर 0.1% तो नहीं है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश को चलाने में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। क्योंकि 90 अफसरों में से कोई नहीं है। अगर आप मुझे कहते कि भैया देखो 90 अफसर हैं, उसमें से 50% ओबीसी हैं, तो मैं कहूंगा हां भैया
बजट का 50% ये लोग खर्च कर रहे हैं तो भागीदारी है। अगर आप मुझे कहते देखिए 15% बजट का आदिवासी लोग निर्णय ले रहे हैं तो मैं कहता हां भैया भागीदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं, और ये ओबीसी के जो युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप इस बात को उठाइए, ये आपके भविष्य की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो, सबको पता लग जाएगा कि देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, जनरल कितने हैं, सबको पता लग जाएगा। एक बार सबके आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे, सामने होंगे तो हम कहेंगे ठीक है भैया, अब अगर 50% आबादी है तो भागीदारी होनी चाहिए। 90 में से 3 अफसर काम होने वाला नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी के पास जाति जनगणना के आंकड़े पड़े हुए हैं, वो 1 सेकंड में पब्लिक को दिखा सकते हैं। हमने किया था जाति जनगणना, हमने करा जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तो सारे आंकड़े सरकार के पास है। अब हम नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं भैया इनको रिलीज करिए, छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी की कितनी आबादी, आदिवासियों को, दलितों को बता दीजिए भैया आपकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, अब कह रहे भैया ओबीसी की तो कोई जाति नहीं होती, दलित आदिवासी तो जाति नहीं है, जात तो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। तो यहां जो ओबीसी युवा हैं, अगली बार मोदी जी आएंगे, आप उनसे पूछना मोदी जी पहले आप कहते थे आप ओबीसी हो, अब आप कहते हो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब जात होती है। आप जाति जनगणना प्लीज कर दो, हमारी जो सच्चाई है, ओबीसी जात की जो सच्चाई है वो हमें बता दो। लंबे लंबे भाषण करेंगे, 1 घंटा बोलेंगे आपको, मगर इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में है। सरकार को अदानी चला रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं। देखो हंस रहे हैं ये, देखो मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? नहीं, मीडिया वाले जो हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुस्कुराहट चली गई, डर गए। तो 24 घंटा ये दिखाते हैं मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। क्यों? क्योंकि अदानी जी इनको कहते हैं भैया दिखाओ सौदा क्या है। मोदी जी की मार्केटिंग ये करते हैं, और आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन मोदी जी अदानी जी को दे देते हैं। सही बात है, सच्चाई है, पूरा देश जानता है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा देखो भैया जो मैं कह देता हूं मैं कर देता हूं। यहां पे मैंने कहा था 2500 रुपए धान के लिए मिलेगा, मिल गया। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे हमारी सरकार आएगी ना, जात का सेंसस हम वहीं उसी दिन शुरू कर देंगे। और दिल्ली में मोदी जी करें ना करें, हर आदिवासी युवा को यह समझ जाना चाहिए, आपके भविष्य की बात है, आपके भागीदारी की बात है। मोदी जी करें ना करें मैं नहीं जानता, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया की सरकार आएगी, पहला काम जाति जनगणना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आंकड़े हैं उनको हम रिलीज करके आपके सामने रख देंगे। और एक नई कहानी ओबीसी युवाओं के लिए, आदिवासी दलित युवाओं के लिए एक नई कहानी शुरू होगी। आज आप लोग
नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है, नोटबंदी, जीएसटी, इसने जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप सब जानते हो। तो रोजगार देने का पहला कदम जाति जनगणना, किसके पास कितना धन है, नब्बे अफसर में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और क्यों, और पिछड़ों की आबादी कितनी, ये सवाल है। और इन सवाल के जवाब कांग्रेस पार्टी और मैं आपको दिलवा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीजेपी आपके पास आती है, झूठे वायदे कर जाती है, आपका पूरा का पूरा पैसा अदानी जी के यहां चला जाता है, आपकी जमीन, जंगल, झील छीन के वो ले जाते हैं, पैसा अमेरिका चला जाता है। हम आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं, किसान की पॉकेट में पैसा डालते हैं, मजदूर की पॉकेट में पैसा डालते हैं। वो भूल गया मैं, 7,000 रुपए मिलता है ना मजदूर को, 10,000 मिलेगा। गैस वाला भी बता देते हैं, 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी गैस सिलेंडर पर। अब हम चाहते हैं, देखिए सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं, हम चाहते हैं कि पैसा गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, इनके जेब में जाए, और ये इस पैसे को गांव में, शहरों में खर्च करें, और पूरी छत्तीसगढ़ की, गांव की, शहरों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा अदानी जी के जेब में चले जाए। अदानी जी पैसा कहां खर्च करते हैं? अदानी जी क्या यहां पे मतलब गांव में पैसा खर्च करते हैं? नहीं, वो कर ही नहीं सकता। किसान यहां पे खर्च करेगा। हम किसान के जेब में पैसा डाल रहे हैं, मजदूर के जेब में पैसा डाल रहे हैं। किसान छोटे दुकानदार के यहां जाके माल खरीद रहा है, छोटे दुकानदार के जेब में पैसा जा रहा है। तो पूरे जो आर्थिक सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, वो चल रहा है। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, वैसे ये किसानों का पैसा बंद कर देते हैं, मजदूरों का पैसा बंद कर देते हैं, जमीन छीनने लग जाते हैं, और पूरा का पूरा फायदा अदानी जी को पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो निर्णय आपका है। मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आने वाली है। जो मैंने यहां कहा वो मैं आपके लिए पूरा करके दिखा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी का। मैं अब आमंत्रित करता हूं, एक बार जोर से बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।